जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज़ आ रही है सबको? चले ग्रेट। अच्छा, कल हम पढ़ रहे थे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी और बुक में थोड़ा सा ना लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी को उसने कंबाइंड ही किया कोऑर्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच दोनों के लिए। तो हम इसको बाद में भी डिस्कस करेंगे। ऊपर जो जहाँ यहाँ पे शुरू हो रहा है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी, ये तो इसको हम डिस्कस बाद में भी करेंगे जब हम ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व के जरिए से पढ़ेंगे, तब भी देखेंगे। और अभी सिर्फ मैं चाह रहा था कि आज हम ये जो अजम्पशंस एंड लिमिटेशंस हैं उनकी डिस्कशन कर लें कि अजम्पशंस और लिमिटेशन फॉर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी कि सर हमने कल तो पढ़ लिया था कि जनाब आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल बी वेयर देयर इट हैज इक्वल मार्जिनलिटी फॉर द यूनिट्स इट्स कंज्यूम्ड। डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो इसने कंज्यूम की उसकी इक्वल मार्जिनलिटी, उसको हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी के अंदर पढ़ा था, याद है? अब हम उसकी सिर्फ अजम्पशंस देख रहे हैं। जिस तरह से हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की अजम्पशंस देखी थी। अजम्पशंस क्या है? अजम्पशंस प्री रेक्विजिट्स हैं कि अगर जनाब ये चीजें होंगी तो फिर आप लॉ लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनलिटी की बात करेंगे, इस सेंस में जिसमें हमने बात की है। अगर ये प्री रेक्विजिट्स अवेलेबल नहीं है तो हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी की ऑब्जर्वेशन इस तरीके से देख नहीं सकेंगे। वो अजम्पशंस क्या है? फॉलोइंग अजम्पशंस क्या जी? रैशनल कंज्यूमर, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की जो भी डिस्कशन है रैशनैलिटी के ऊपर है, रैशनल बिहेवियर के ऊपर है। कार्डिनल अप्रोच की बात की है भी हमने, यूटिलिटी मेजरेबल है और वो हम उसको कंपेयर करते हैं, इक्वल जहां पे होती है उसकी, इस वजह से हम इक्वी मार्जिनलिटी की बातें कर रहे हैं। इक्वी का मतलब ही ये है कि इक्वल है। कंज्यूमर हैज प्रेफरेंस है गुड्स की और कंज्यूमर हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द गुड्स। उसको पता है कि अगर मैं प्रोडक्ट ए कंज्यूम करूंगा तो ये पहले रुपए को पे 80 रुपए की यूटिलिटी मिलेगी, दूसरे पे 70 की, 60 की। परफेक्ट नॉलेज उसके पास मौजूद है। सब्स्टिट्यूटेबल कि प्रोडक्ट ए की जगह प्रोडक्ट बी इस्तेमाल कर लूं, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट ए में कॉम्बिनेशंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट ए आपस में कॉम्बिनेशंस नहीं बन सकते। हम देख रहे हैं इधर आई वुड लाइक टू स्पेंड ऑन प्रोडक्ट ए और आई लाइक टू स्पेंड ऑन प्रोडक्ट बी। वो कॉम्बिनेशंस की बातें हमने की। प्राइसेस ऑफ गुड्स आर अनचेंज, ये अजम्पशंस हैं। प्री रेक्विजिट्स होंगी तो आपकी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनलिटी की बातें करेंगे। कंज्यूमर इनकम इज फिक्स्ड, मार्जिनलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मनी की जो मार्जिनलिटी है वो कांस्टेंट है। अब ये क्या बात कह रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मनी के ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का इंपैक्ट नहीं होता, हमने ये पढ़ा था, याद है? जी शहरोज को जाना है। आज हम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर चले जाएंगे इंशाल्लाह, और उसको ऑर्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व और उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। जी अलीशा, हाँ जी, हम बात की थी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के अंदर मनी की के ऊपर वो अप्लाई नहीं होता, डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी अप्लाई नहीं होता। और यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कि
मनी की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? अगर पहला रुपया खर्च किया है तो उससे उतनी ही लगाव था हमारा जितना कि हमने 5वां रुपया खर्च किया। 5वें रुपये तक भी हमारा लगाव सेम रहा है, ताकि हमारी जो उसके अगेंस्ट यूटिलिटीज हैं, हम 3 इस पे खर्च करने हैं, 2 रुपए हमने प्रोडक्ट बी पे खर्च करने हैं, तो हमारी यूटिलिटीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगी, मनी हमें डियरर होती जाएगी। हमने पहला रुपया खर्च किया, मनी से उस वक्त हमारे पास 5 रुपए थे, हमने 1 रुपया खर्च किया, हमने कहा कोई बात नहीं यार, अभी 4 रुपए फिर भी पड़े हुए हैं। दूसरा रुपया खर्च किया तो अब कहा नहीं यार, अब इस रुपए के ऊपर खर्च करते हुए मुझे ज्यादा दुख हो रहा है। हालांकि हमारा ये जो यहाँ पे हमने 80 और फिर 70 कहा था, इस रुपए के ऊपर तो हमें यूटिलिटी कम हो गई और दूसरी जानिब यूटिलिटी भी कम हुई और वो रुपया भी डियरर हो गया, ज्यादा हमें पसंदीदा हो गया। तो फिर हमारा लाभ, इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी की बातें हम पहुंच नहीं सकेंगे। तो इसलिए उसने कहा कांस्टेंट रख दो। इफ एक्स यूटिलिटी ऑफ मनी इज समथिंग, तो वो कांस्टेंट है तमाम के लिए, वो चेंज नहीं हो रही। यूटिलिटी ऑफ मनी चेंज नहीं होगी, डियरर नहीं होगा। ये अगला रुपया अगला रुपया अगला रुपया डियरर नहीं होगा। 5 रुपए एक जैसे ही पसंदीदा हैं, एक जैसी उसकी यूटिलिटी है, उसको हम डियरर नहीं समझेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इसका ये मतलब है। प्यार, पैसे से प्यार पहले रुपए से भी उतना ही प्यार है और आखिरी रुपए से भी उतना ही प्यार है। सेम लेवल ऑफ अफेक्शन वी हैव दैट फॉर दैट मनी। क्लियर है जी? इसका मतलब अजम्पशन के अंदर कुछ चीजें वो नॉर्मल चीजें लिखते थे, कुछ चीजें जो सी हैं वो हमें समझानी पड़ जाती हैं, वो हम देखें। लिमिटेशन, लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी की भी कोई लिमिटेशन है? ऐसा नहीं है जी कि आप समझें कि लिमिटेशन कोई नहीं। सबसे पहली लिमिटेशन, कॉन्शियस कैलकुलेशन नहीं हो सकती। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कंज्यूमर क्या करे जी, मेरे पास पैसे हैं कुछ 1000 रुपया, मैं उससे पैंट्स भी खरीद सकता हूँ, शर्ट्स भी खरीद सकता हूँ, तो मैं कैलकुलेट करूं कि एक पैंट खरीदने पे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, दूसरी पैंट खरीदने पे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन होती है, फिर इसी तरह से एक शर्ट खरीदने पे कितनी, 1 रुपया मैं शर्ट पे खर्च करूं या पैंट पे खर्च करूं, सेटिस्फेक्शन। तो मैं इस तरह की कॉन्शियस कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता। दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। ऐसा ही है ना, जब आप कुछ स्पेंडिंग करते हैं तो क्या कोई इस तरह की कॉन्शियस कैलकुलेशन करते हैं? नहीं करते, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप जो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिन यूटिलिटी की बात कर रहे हैं कि कंज्यूमर वहां पे इक्विलिब्रियम पे होगा, वहां पे उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी, जहां पे आखिरी रुपया जो आपने प्रोडक्ट ए पे खर्च किया उसकी यूटिलिटी और आखिरी रुपया जो आपने प्रोडक्ट बी पे खर्च किया उसकी यूटिलिटी बराबर है। तो सर ये तो आपने जो बात कही है ये कोई बंदा प्रैक्टिकली करता ही नहीं है। थ्योरेटिकली तो आपने बड़ी एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि जी हाँ यूटिलिटीज बराबर कर दी, लेकिन दिस कैलकुलेशन, कंसाइज कैलकुलेशन, कैलकुलेट करना कितनी यूटिलिटी है, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, 1 रुपए का ऊपर, वो दैट इज कॉम्बरसम, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। ऑपरेशन ऑफ लॉ इन्वॉल्व कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन ऑफ द एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। इट इज अनलाइकली दैट कंज्यूमर डू दिस। मोस्ट कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इज बेस्ड ऑन हैबिट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। यार चीनी कितनी चाहिए, यार 2 किलो चीनी ले लो। इस महीने, पिछले महीने कितनी लगी थी, चलो पिछले महीने 3 किलो लगी थी, लेकिन अभी इस बार 2 किलो ले लो, इस बार चीनी को हम ज्यादा ध्यान से इस्तेमाल कर लेंगे। आप इस तरह से नहीं कंपेयर कर सके कि चीनी के ऊपर खर्चा से सेटिस्फेक्शन हमें ज्यादा हो रही है कि दाल के ऊपर सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रही है। कंपैरिजन नहीं होती, प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी चीज आपने यहां पे कहा परफेक्ट नॉलेज होगी कंज्यूमर के पास कि उसको क्या अल्टरनेट्स अवेलेबल हैं, और अजम्पशन के अंदर तो इसी अजम्पशन के ऊपर हिट किया दोबारा से, कहा जी कि आप ये बात तो आप कह रहे हैं कि परफेक्ट नॉलेज, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। कंज्यूमर के पास परफेक्ट नॉलेज होती नहीं है। उसको एक प्रोडक्ट जीन्स कहीं पे 500 रुपए की मिलती है और किसी और जगह पे हो सकता है डिस्काउंट लगा हुआ हो और वही जीन्स 300 रुपए में मिल रही है। परफेक्ट नॉलेज नहीं है अल्टरनेट्स के बारे में, और उसके बारे में अनअवेयर होता है। अदर अवेलेबल ऑल्टरनेटिव, इन दिस केस नो सब्स्टिट्यूशन
could take place, the law would not operate. पता ही नहीं है उसे, तो उसको लॉ के बारे में हम बातें नहीं कर सकते। हम जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे जाता है तो वो अपने कस्टम और फैशन की वजह से भी उसको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप इक्विलिब्रियम को सिर्फ आपने उसके साथ रिलेट कर दिया है यूटिलिटी के साथ, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है। हमें फॉर एग्जाम्पल ईद के ऊपर सलवार कमीज पहननी, बहुत से लड़के सलवार कमीज सारी जिंदगी नहीं पहनते, ईद पे मजबूरन कस्टम और फैशन उसकी वजह से, यार लोग क्या कहेंगे, ईद की नमाज भी नहीं पढ़ी, तो उसी के लिए सिर्फ सलवार कमीज बना लेते हैं। उससे कोई सेटिस्फेक्शन, उस एक्सपेंस से कोई उनको यूटिलिटी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं, लेकिन पीयर प्रेशर, कस्टम, फैशन, उसकी वजह से दे हैव टू डू दिस। सम परचेजेस आर मेड बेस्ड ऑन कस्टम or fashion rather than on the basis of rational appraisal of utility. This will distort the operation of law. Indivisibility of goods. आपने कहा 1 रुपया स्पेंड करें, 1 रुपया स्पेंड करें 80। सर हो सकता है कि इसकी जो प्राइस है ये हम शायद टीवी की बात कर रहे हों और ये शायद हम एप्पल की बात कर रहे हैं कि एप्पल पे खर्च करें या तो टीवी के ऊपर 1 रुपया 80 यूनिट मिलता है, तो क्या टीवी 1 रुपये का आएगा? 1 रुपये का टीवी आएगा कोई? तो पॉसिबल नहीं है। आप 1 रुपये का टीवी लेने के जाएंगे तो वो अगला बंदा कहेगा कि नहीं कि 150 के बाद आइएगा। तो 1 रुपये का डिविजिबिलिटी भी एक फैक्टर है। हम यहाँ पे तो रुपीज की सेंस में बातें कर रहे हैं, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, 5 रुपीज, एडिशनल रुपी की जो सेटिस्फेक्शन है, बट आ प्रोडक्ट इज a complete product, whole product. You cannot buy 1 रुपी, 1 रुपये का जितना टीवी दे दे मुझे, 1 रुपये का कोई दे ही नहीं देता आजकल, तो टीवी तो अलग बात। क्लियर है जी? अच्छा, होता क्या है इकोनॉमिक्स, क्योंकि अभी हम ताज़ा इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, इसलिए मैं साथ साथ बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स के पेपर में हमें थोड़ा जो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमें आंसर करना पड़ता है। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विमोजेनिटी, स्टेट एंड डिफाइन एंड एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। तो वो अगर आपसे ये पूछे व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ इक्विमोजेनिटी, तो आप उसको यही बताएंगे कि इसमें कैलकुलेशन की बात करता है, वो नहीं होती है। कंज्यूमर की जो उसकी परफेक्ट नॉलेज की बात करता है, वो नहीं होती। परचेज जो सी है वो सिर्फ यूटिलिटी बेस नहीं होती, वो कस्टम और फैशन की वजह से भी करते हैं लोग। जो इसमें बात कर रहा है कि जी के रुपी की यूटिलिटी को देखना चाह रहा है, तो वो जो प्रोडक्ट्स की डिविजिबिलिटी है, दैट इज एन इशू, उसके ऊपर आप बात करेंगे। और फिर उसने कहा ये सारी बातें भी अपने जगह पे, और जो अंडरलाइंग एजम्पशंस आपने कही हैं, जो आपने ऊपर कही हैं, वो प्रैक्टिकली इस तरह से होती नहीं है। कौन कौन सी एजम्पशन? आपने कहा कार्डिनल अप्रोच की बात कही, तो वो सर कार्डिनल अप्रोच के ऊपर तो वैसे ही इकोनॉमिस्ट आपस में लड़ाई गुत्था है। कोई कहता है ऑर्डिनल अप्रोच होनी चाहिए, कोई कहता है कार्डिनल अप्रोच होनी चाहिए। फिर आपने कहा वो प्रेफरेंस कंसिडरेशन, स्केल ऑफ प्रेफरेंस का पता हो, फिर सब्स्टिट्यूट्स मौजूद हों, प्राइसेस अनचेंज्ड हों। तो ये जो आपने अजम्पशंस कही हैं, ये अजम्पशंस भी अपनी जगह पे क्वेश्चनेबल हैं। सीरीज में नॉट होल्ड इन प्रैक्टिस, ये क्वेश्चनेबल अजम्पशंस हैं, तो प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं हो सकती। तो ये इन वजूहात की बिना पे वी मे से कि जी कि हमारा जो लॉ ऑफ इक्विमोजेनिटी है वो फ्लॉड है, वो उस तरीके के साथ प्रैक्टिस में हमें मदद नहीं देगा जैसे कि हमें थ्योरेटिकली नजर आता है। थ्योरेटिकली तो बड़ा आसान सा हमने देखा था ना, थ्योरेटिकली देखा बड़ा आसान सा था कि जनाब 70, 80, 60, 50, 40, इसके ऊपर देख लें 70, 60, 50, 40, 30 और 5 रुपए थे, और यहाँ पे हमने कहा वाह जी वाह जबरदस्त, 3 रुपए खर्च करो प्रोडक्ट ए पे और 2 रुपए खर्च करो प्रोडक्ट बी के ऊपर। तो वो 3 रुपए खर्च करके टीवी का शायद कुछ भी ना मिले, और एप्पल्स का 2 रुपए खर्च करके शायद ये एप्पल की एक डंडी मिल जाए। तो इस तरीके के साथ
क्लियर है जी? हाजा फी मुश्किल? कोई क्वेश्चन किसी का? ला फी मुश्किल, ओके। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया ऑर्डिनल अप्रोच भाईजान। हमारा जो आज का टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। जिसको हम आईसी के नाम से याद रखें, इंडिफरेंस कर्व, और जिसके लिए हमें ऑर्डिनल अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। ऑर्डिनल अप्रोच के तहत हम इसको देखेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच क्या थी? ऑर्डिनल अप्रोच में कहा था जनाब कि यूटिलिटीज कैन नॉट बी क्वांटिफाइड बट दीज कैन बी कंपेयर्ड। आप दो डिफरेंट ऑप्शंस अगर आपके सामने रखी जाएंगी तो यू विल बी एबल टू टेल के व्हाट इज योर प्रेफरेंस, आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं। हमने कहा कि जनाब वी हैव सम एप्पल एंड ऑरेंज। आपसे पूछा जाए जनाब ये बताइए कि आपको सेब और माल्टा में क्या चीज ज्यादा पसंदीदा है, तो डेफिनेटली जो भी शख्स होगा वो बताएगा जी कि आप मुझे एप्पल्स आर मोर, आई लाइक मोर एप्पल देन दी ऑरेंजेस। और कोई शख्स कह सकता है कि जी के आई लाइक मोर ऑरेंजेस देन एप्पल। तो वो कंपैरिजन करके बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि क्वांटिफाई नहीं करेगा, क्वांटिफाई नहीं कर रहा कि एप्पल से मुझे 100 की सेटिस्फेक्शन होती है और ऑरेंज से मुझे 80 की सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो वो आप इसकी बेस के ऊपर नहीं बात कर रहे, आपको कंपैरिजन करके बता रहा है यार अच्छा ये दो प्रोडक्ट्स हैं, इन दो प्रोडक्ट्स में से कौन सी चीज आपको ज्यादा बेनिफिट देती है, ज्यादा आपको पसंदीदा है। तो वी कैन से कोई बंदा शख्स कह सकता है कि जी के ऑरेंजेस आर मोर give more satisfaction than apple. Oranges give me more satisfaction than apple. फिर अगर उसी शख्स से कहा जाए, ये एक चीज तो कंपैरिजन दे दिया ना, अब उससे कहा जाए कि ये तो आपने बताया था 1 एप्पल एंड 1 ऑरेंज, उसका कंपैरिजन किया था। हम अगर आपको ये कह दें कि जनाब आपको हम 2 सेब, 2 एप्पल्स एंड 1 ऑरेंज, तो अब बताइए अब इनके दरमियान में आपको कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है, किस चीज को, किस से सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिलेगी। 2 सेब अगर आपको पास मिल सकें और यहाँ 1 माल्टा आपको मिल सके, तो किससे आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी। कह सकते हैं आप, कोई वो शख्स जो उसने कहा कह सकता है कि जी हाँ, अब अगर आप मुझे 2 सेब देंगे और उसके बदले में 1 ऑरेंज और 2 सेब का अगर मैं मुकाबला करूं, तो मुझे लगता है कि सेब से मुझे सेटिस्फेक्शन और 1 ऑरेंज की सेटिस्फेक्शन बराबर होगी, इक्वल। आई वुड गेट द सेम यूटिलिटी, सेम सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ satisfaction attainment from this combination के if either I could get 2 apple or 1 orange, मैं दोनों तरफ मुतमईन होऊंगा, एक जितना मुतमईन होऊंगा। क्लियर है? तो हमने यहां पे क्या किया, एक रिलेशनशिप हमारे सामने बिल्ट हुआ
कि जनाब उस शख्स को ऑरेंजेस ज्यादा पसंद है एप्पल की निस्बत से, लेकिन कंपैरिजन में अगर देखें तो वो 2 एप्पल 1 ऑरेंज के बराबर सेटिस्फेक्शन उसको देते हैं। और अगर मैं ये कहूं, उसी शख्स को कहा जाए कि इफ आई गिव यू 3 एप्पल्स अगेंस्ट 1 ऑरेंज, ऑरेंज एक ही है, अब बताइए अब क्या होगा? आप बताएं क्या होगा? अब जो 3 सेब उस शख्स को मिल रहे हैं उसके मुकाबले में उसका 1 ऑरेंज, 1 माल्टे की सेटिस्फेक्शन, तो अब सेटिस्फेक्शन किस तरफ ज्यादा होगी, किस तरफ कम होगी? डेफिनेटली जहां पे उसको ज्यादा तादाद में एप्पल्स मिल रहे हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल, उसकी प्रायोरिटी का, उसकी उसकी जो मुतमीन होने का जो लेवल है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। अब इस कॉम्बिनेशन में ही वुड से कि आई विल प्रेफर 3 एप्पल्स ओवर 1 ऑरेंज। I would prefer 3 apples over 1 orange. Why? Because the quantity is more. एप्पल की क्वांटिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से आई एम इंक्लाइंड टूवर्ड्स एप्पल। नहीं यार, आप तो कह रहे थे कि आपको ऑरेंजेस ज्यादा पसंद है, एप्पल्स कम पसंद है। सर वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। 1 ऑरेंज और 1 एप्पल का आप मुकाबला करेंगे तो फिर भी आई वुड प्रेफर 1 ऑरेंज, बट हियर I am getting more, quantity change होगी। Now I am inclined towards apple. If I am given an option between 3 apples and 1 orange, I will go for the 3 apples. तो वो उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसका डिसीजन चेंज हो गया। इंडिविजुअल की जो हम कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उस कंज्यूमर के बिहेवियर के अंदर हमें समझ आई कि ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हमने कंपैरिजन से चलना है। बिल्कुल ठीक है, कंपैरिजन किया तो एक के साथ किया तो कुछ और जवाब आएगा, 2 का 1 के साथ किया तो कुछ और जवाब आया, और 3 का 1 के साथ कंपैरिजन किया तो फिर हमारा जवाब, हमारा बिहेवियर कुछ और हो गया। रैशनल कंज्यूमर का बिहेवियर विल डिफर विद द क्वांटिटी आल्सो। वो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं करेगा। तीनों में एप्पल एप्पल एप्पल, ऑरेंज 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 ही है, लेकिन तीनों में बिहेवियर फर्क हो रहा है। क्लियर है? यहां पे हमें ऑर्डिनल अप्रोच की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई, और दूसरी चीज भी यहां पे बिल्ड हुई। क्या कहते हैं हम उसको? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम उसको कहते हैं MRS। ये हमने बहुत दफा खंगालना है इसको भी। इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम MRS कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS कहते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन X and Y इज इक्वल टू change in Y over change in X। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, चेंज इन Y ओवर चेंज इन X। और इसको डिफाइन क्या करते हैं? डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ एक्सचेंज, एक प्रोडक्ट के बदले में दूसरी प्रोडक्ट, एक्सचेंज बिटवीन गुड्स
leaving the level of satisfaction unchanged. लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अनचेंज रहता है जी। ये MRS हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, और उसका फार्मूला चेंज इन y ओवर चेंज इन x, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये फार्मूला है। और उसका मायने क्या है, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, दैट इज द मीनिंग कि एक ऐसा रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू प्रोडक्ट्स दैट लीव नो इफेक्ट ऑन द सेटिस्फेक्शन लेवल। वो सेटिस्फेक्शन लेवल आपका अनचेंज रहता है। ऐसे कॉम्बिनेशन जिनके अंदर सेम सेटिस्फेक्शन लेवल आप मेंटेन कर पाते हैं, उनको अटेन करने के लिए हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी एग्जाम्पल, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, साथ साथ चलें, इसमें इंशाल्लाह क्लैरिटी और आती है। एग्जाम्पल क्या है जी? वही एग्जाम्पल हमारे पास है। हम अब चाह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हों जिसकी के सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो। ऐसा कोई हमारे पास कॉम्बिनेशंस हम बना सकें, ऐसा कोई हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ढूंढ सकें जिसकी बुनियाद पे हमारे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम रहे। एग्जाम्पल उसकी बिल्ड करते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आइडिया होगा। एग्जाम्पल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्बिनेशन ए है हमारे पास। कॉम्बिनेशन ए में एक बॉक्स है, वी हैड वन बॉक्स ऑफ कॉम्बिनेशन ए, जिसमें हमारे पास वी गॉट 10 shirts, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 and 2. We have 10 shirts and 1 pant. एक बॉक्स है जिसमें हमारे पास 10 शर्ट्स हैं और एक पैंट अवेलेबल है, और इस बॉक्स का एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है इस बॉक्स का। वो हमारे पास, फॉर एग्जांपल, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज फॉर एग्जाम्पल हम उसको L का नाम दे देते हैं। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज L। अब आपको कहा कि जनाब ये एक बॉक्स तो आपके पास था, नाउ यू विल हैव अनदर बॉक्स, एक और आपके पास ऑप्शन है, एक और कॉम्बिनेशन है, यू हैव अनदर कॉम्बिनेशन आपके पास बॉक्स की, इससे एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यू आर अटेनिंग, दिस इज लेवल L जो आप अटेन कर रहे हैं। अब आपको कहा गया जनाब के एक पेंट और एक पेंट और आपको दे देते हैं, और क्या करते हैं, आपको हम 10 शर्ट्स भी दे देते हैं। दस शर्ट्स भी दे दी आपको और एक पेंट भी आपको दे दी। तो क्वेश्चन मेरा जो आपसे है, क्या इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा? क्या इससे जो सेकंड हमारे पास कॉम्बिनेशन है, इससे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, क्या वो सेम होगा? सेम नहीं होगा, ज्यादा होगा। तो ज्यादा होगा, इसका मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, इस एडिशनल पेंट जो हम ले रहे हैं इसकी कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें फोरगो करना पड़ेगी, हमें कोई शर्ट्स छोड़नी पड़ेंगी,
ताकि इन दोनों बॉक्स से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो सेम हो सके। ऐसा ही है ना? तो उसको जो हमने छोड़ना है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा जी कि एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जनाब 4 शर्ट्स अगर आप निकाल दें और एक पेंट इसमें ऐड कर दें, इस कॉम्बिनेशन में से 4 शर्ट्स निकाल दें और एक पेंट ऐड कर दें, तो हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है दैट विल रिमेन सेम। अब क्या किया हमने? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अटेन कर लिया। एक पेंट के बदले में 4 शर्ट्स फोरगो करने को हम तैयार हो गए। दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और उससे क्या हुआ? उससे उस कॉम्बिनेशन का, दोनों कॉम्बिनेशंस का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहा। दोनों कॉम्बिनेशंस का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहा। यहां पे हमने यही बात की, रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन गुड्स लीविंग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अनचेंज। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गया। क्लियर है? यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं। ये थोड़ा हमारा टेक्निकल है, इसको आगे हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को बेतहाशा इस्तेमाल करना है। फिर कहा एक और हम आपको बॉक्स देते हैं, बॉक्स सी। वी आर जेनरस, वी गिव यू अनदर बॉक्स। इसमें आपको हम 2 पेंट्स के अलावा एक तीसरी पेंट भी दे देते हैं। फिर तीसरी पेंट जब आपको मिली तो एडिशनली क्या हुआ था? यू हैव 6 पेंट्स, 6 शर्ट्स। अब 6 शर्ट्स जब आपके पास थी तो डेफिनेटली इस वक्त जब 6 शर्ट्स और 3 पेंट्स हैं तो ये लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम नहीं है। ऐसा ही है ना जी? क्या ख्याल है? हम चाहते हैं कि तीनों जो हमारे पास कॉम्बिनेशन है इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहे, उसको हमने चेंज नहीं करना। तो ला महला हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो हमने पढ़ा है अभी, MRS, MRS क्या है जी? चेंज इन Y ओवर चेंज इन X। और इस सिचुएशन में जब हम यहां पे आए थे तो हमारा एक पेंट के बदले में हम 4 शर्ट्स फोरगो करने को तैयार थे। यहां पे हमने ये किया था। अब जब अनदर पेंट वी आर बीइंग ऑफर्ड इन कॉम्बिनेशन C, तो क्या होगा? हम क्या 4 शर्ट्स छोड़ने को तैयार होंगे या 5 शर्ट्स छोड़ने को तैयार होंगे या 3 शर्ट्स छोड़ने को तैयार होंगे? आपका क्या ख्याल है? निम्रा का ख्याल है 4, 5 क्यों नहीं या 6 क्यों नहीं? आप बताएंगे सर हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़ा है, उसके मुताबिक जब हमारे पास ये जो पेंट आई थी इसकी यूटिलिटी ज्यादा थी, तो इसके लिए हम ज्यादा शर्ट्स छोड़ने के लिए तैयार थे क्योंकि इसकी यूटिलिटी ज्यादा थी। अब जब आप हमें तीसरी पेंट दे रहे हैं तो इसके तो यूटिलिटी दूसरी पेंट की निस्बत कम होगी। सो डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से, लॉ ऑफ DMU की वजह से वी विल फोरगो लेस शर्ट्स। हम 4 शर्ट्स पहले जितनी शर्ट्स देने को तैयार नहीं होंगे, हम फोरगो कम शर्ट्स करने को तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास 3 पेंट्स हैं। पहले हमारे पास सिर्फ 2 थी, पहले 1 थी, अब हमारे पास 3 पेंट्स हैं, तो हमारी तो यूटिलिटी, पेंट्स की यूटिलिटी कम होती जा रही है DMU की वजह से। तो अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम फोरगो करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली कम होगी, वो उतनी नहीं होगी जितनी कॉम्बिनेशन B के वक्त थी। क्यों? क्योंकि ये सेकंड पेंट थी वहां पे, तो इसकी यूटिलिटी ज्यादा थी। अब थर्ड पेंट है, इसकी यूटिलिटी डेफिनेटली कम होगी। So we will be only willing to forego, for example, 3 shirts for this
एडिशनल पैंट। इसके लिए हम 3 शर्ट्स छोड़ने को तैयार होंगे। क्लियर है? और एग्जाम्पल को बिल्ड करते हैं, फिर कहा कि जनाब आपको एक और कॉम्बिनेशन हम देने के लिए तैयार हैं। कहा जी कि आप एक 4th पैंट भी ले लीजिए। फोर्थ पैंट भी आपको मिल जाएगी। अब आप कितनी शर्ट्स छोड़ने के तैयार हैं? आप कहें सर अब तो 4 पैंट्स हो गई हैं, शर्ट्स मेरे पास कम रह गई हैं, अब शर्ट्स आर बिकमिंग डियरर टू मी। मैं ज्यादा कोशिश मेरी ये होगी कि मैं शर्ट्स को अपने पास रखूं। सो आई विल नॉट बी एबल टू फोरगो 3 शर्ट्स नाउ। यहाँ पे इधर से मुझे पहले वो डिलीट कर लेने दें। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रह गया था हमारे पास 3 शर्ट्स और 3 पैंट्स का। अब मैं 3 शर्ट्स और 4 पैंट्स का कॉम्बिनेशन, मैं 3 शर्ट्स भी छोड़ने को तैयार नहीं हूँगा। इस चौथी पैंट के बदले में मैं सिर्फ शायद 2 शर्ट्स छोड़ने को तैयार हूँगा, क्योंकि मेरी ये चौथी पैंट है, मेरी इसकी मार्जिन यूटिलिटी तो डिक्रीज हो रही है। सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी के लिए आई विल ओनली बी एबल टू फोरगो 2 शर्ट्स, 1:2। एक पैंट के अगेंस्ट 2 शर्ट्स छोड़ने को तैयार होऊंगा मैं। तो हमारे कॉम्बिनेशन आप देखें क्या बन रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। कॉम्बिनेशन ए बी सी डी हैविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैविंग डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम DMRS भी कहते हैं। Why it's decreasing? It is decreasing due to the application of diminishing marginal utility. आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो दैट्स व्हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। हम लेस एंड लेस फोरगो करने के लिए तैयार हो रहे हैं। क्लियर है? आई होप के यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि DMRS क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से हमारा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अटेन कर पा रहे होते हैं। इसी को ग्राफ पे अगर हम प्रेजेंट करें, नंबर्स डालें, कॉम्बिनेशंस हैं, we have different combinations. Different combinations, combination A, B, C and D, और different products हैं। For example, shirts and pants, Y and X, and we have combination में 10 shirts, 1 pant, 6 shirts, 2 pants, 3 shirts, 3 pants, 1 shirts, 4 पैंट। ये कॉम्बिनेशन था जिसे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला था। और DMRS डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हमारा चेंज कोई नहीं था, इधर से चेंज शुरू हुआ। 4:1, 3:1, 2:1, ये हमारे पास DMRS डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पड़ा हुआ था। इसी को अगर हम ग्राफ में लगाएं, इफ वी बिल्ड दिस ऑन ग्राफ, तो क्या शक्ल बनती है? One, 2, 3, 4, and here we have shirts 2, 4, 6, 8, 10। पहला कॉम्बिनेशन था 10 शर्ट्स, 1 पैंट। दूसरा कॉम्बिनेशन था
6 शर्ट्स और 2 पैंट्स, 6 शर्ट्स 2 पैंट्स, and next we had 3 shirts and 3 pants. Three shirts and 3 pants. Then we have 1 shirts and 4 pants. 4 pants. इसको अगर हम ड्रॉ करें, we will get this is our curve जिस पे combinations हमारे available हैं, combination A, combination B, combination C, combination D, और ये तमाम combination A, B, C, D हमारे पास हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारे अटेन कर पा रहे हैं फ्रॉम ऑल दीज कॉम्बिनेशन। इस वक्त अगर हम कंज्यूमर से कहें, इस बेस के ऊपर अब इससे हमने अखज़ क्या किया, क्या नतीजा अखज़ किया इस इंडिफरेंस कर्व से या इन कॉम्बिनेशन से, जो हम नतीजा क्या अखज़ करेंगे? नतीजा ये अखज़ करेंगे कि जनाब किसी कंज्यूमर को आप कॉम्बिनेशन ए दे दें, बी दे दें, सी दे दें या डी दे दें, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसका इत्मीनान, लेवल ऑफ इत्मीनान की जो कंडीशन है वो सेम रहेगी। उसके इत्मीनान की कंडीशन सेम क्यों रहेगी? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर पढ़ा था कि क्वांटिटी से भी इत्मीनान की कंडीशन के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ऑर्डिनल अप्रोच में कंपैरिजन की बात की, फिर क्वांटिटी की बात की, उससे हमने ये नतीजा निकाला कि जनाब कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल सकता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन से। हो सकता है किसी शख्स को शर्ट्स और पैंट्स में शर्ट्स की ज्यादा जरूरत हो, लेकिन अगर उसको शर्ट्स और पैंट्स में तादाद में तब्दीली कर दी जाए तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल रिमेन सेम, और वो इन चारों में से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर दें, दे दें उसे, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों तकलीफ नहीं होगी? क्योंकि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है। क्लियर है जी? इनडिफरेंस यानी कि उसके लिए डिफरेंस खत्म हो जाता है इन कॉम्बिनेशंस के अंदर। कंज्यूमर को इन कॉम्बिनेशंस के अंदर इस तरतीब के साथ अगर आप चीज ऑफर करेंगे तो वो कहेगा वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन डी मुझे ऑफर करें तब भी मैं खुश हूं, और अगर आप कॉम्बिनेशन ए मुझे ऑफर करें तब भी मैं खुश हूं। तो वो रैशनल बिहेवियर के तहत वो ये करता है, और इसको हम नाम देते हैं इंडिफरेंस कर्व का, आईसी इंडिफरेंस कर्व। दिस इज कॉल्ड आईसी, जिसको कि हम इंडिफरेंस कर्व कह रहे हैं। क्लियर है जी? इंडिफरेंस कर्व क्या होती है? इंडिफरेंस कर्व शो करती है कॉम्बिनेशंस ऑफ टू डिफरेंट products on which the consumer has same level of satisfaction। इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कोई सा भी कॉम्बिनेशन होगा वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, चाहे वो ये कॉम्बिनेशन है, चाहे वो ये कॉम्बिनेशन है, चाहे वो ये कॉम्बिनेशन है, चाहे वो ए, बी, सी या डी, कोई सा भी कॉम्बिनेशन है। कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट ए की 10 चीजें प्रोडक्ट एक्स की और वाई की 10 और 1 की मिले या 4 और 1 मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए
सेम है, ये जो बॉक्स हमने देखे थे ये बॉक्स उसके लिए सेम खुशी का बायस बनेंगे। क्लियर है? इंडिफरेंस कर्व का ये सिर्फ मतलब है। क्लियर है? चलें, गुड। इंडिफरेंस कर्व को हम कहते क्या हैं? IC is a curve. IC is a curve that shows various combination various combinations of two commodities different commodities which yield same level of satisfaction. Indifference curve is a curve that shows various combination of two different quantities which yield same level of satisfaction. अब इंडिफरेंस कर्व के अंदर हमें क्या पता चला? तीन बातें हमें यहां से कम पता चली, हमने जो बातें पढ़ी, जो अब तक देखी। ऑल पॉइंट्स ऑफ IC विल yield सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ऐसा ही है। देन हमें यह पता चला कि MRS इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। MRS इज ऑलवेज डिमिनिशिंग। MRS हमेशा डिमिनिशिंग होता है, जो हमने ये देखा था DMU की वजह से MRS ऑलवेज डिमिनिशिंग, हम DMRS भी कह सकते हैं। क्लियर है? इसमें कोई मुश्किल तो नहीं। और तीसरी चीज जो हम कह सकते हैं कि जनाब MRS इज द स्लोप ऑफ IC। MRS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ IC। क्यों? MRS को हमने क्या डिफाइन किया था? MRS was defined as change in Y over change in X, और स्लोप ऑफ IC भी यही है, चेंज इन Y over चेंज इन X। जो हमारी स्लोप है वो यही है, चेंज इन Y over चेंज इन X। ये स्लोप आपकी बन रही है। इस पॉइंट की, डिफरेंट पॉइंट्स की स्लोप जो हैं वो आपको पता चल रही है। क्लियर है? ये तीन चीजें हमारे इंडिफरेंस कर्व के अंदर पड़ी कि ऑलवेज डाउनवर्ड है, ऑलवेज डिमिनिशिंग है MRS। और MRS को हम इंडिफरेंस कर्व की स्लोप के नाम से भी जानते हैं। लेट्स कंक्लूड हियर। आज के दिन के लिए इतना ही। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व हम कल इंशाल्लाह देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और फिर आगे इसको हम समझ आई थी इंडिफरेंस कर्व की आज आपको कि नहीं? चलें,
ठीक हो गया, क्योंकि इन डिफरेंस कर्व को हमने काफ़ी आगे भी देखना भी है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है आपकी अगले अगले सारे कामों के लिए भी। चलें आप, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।